लेट्स डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ग्लाइकोलिसिस में तो क्या बना था? पायरुविक एसिड। डीऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। तो तीसरा स्टेप जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है क्रेब्स साइकिल। चौथा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती थी? साइटोप्लाज्म में। बाकी सारे स्टेप कहाँ आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुविक एसिड कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड कहते हैं उसे, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन? क्योंकि यहाँ पे CO2 निकलेगी बाहर और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो फॉस्फो पायरुवेट डिहाइड्रोजन होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजन। और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कोएंजाइम लाइक TPP। और कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है? लाइपोइक एसिड। और क्या रिक्वायरमेंट होता है? मैग्नीशियम। तो ये एसिटाइल कोए है, ये किस में आ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। और जो पहला प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल में वो क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल को इसलिए भी क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। जो क्रैब था उसने डिस्कवर की थी इसलिए तो क्रैब साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल है क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड। तो डिटेल में पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को। जो पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होती है, वो क्या बनाता है? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए किस में आएगा? एसिटाइल कोए कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिस एक्कोनिटिक एसिड में। सिस एक्कोनिटिक एसिड किस में? आइसोसिट्रिक एसिड में। यहाँ पे तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, ना कोई ATP ना कोई NADH बना है। आइसोसिट जो सिट्रिक एसिड बनता है, जो सिट्रिक एसिड का आइसोमर है आइसोसिट्रिक एसिड, वो किस में कन्वर्ट होएगा? ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। वहाँ पे एक NADH बनेगा। और ये कितने NADH बन रहे हैं? ये 2 NADH बन रहे हैं। 2 NADH। क्यों 2 NADH है? क्योंकि जो पायरुविक एसिड वो कितना बना था ग्लाइकोलिसिस? 2। तो हर चीज़ क्या बन रही है? 2 2 2। तो NADH भी कितना बनेंगे? 2। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट होएगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल कोए में। ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है उसमें भी 2 NADH बनते हैं। तो 2 NADH यहाँ बने। जो सक्सिनाइल कोए है वो किस में कन्वर्ट है? सक्सिनिक एसिड में। यहाँ पे GTP बनता है। GTP इंटर कन्वर्टिबल होता है ATP के लिए। तो आइदर ATP भी कह सकते हैं और GTP भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो अपन ये मान के चलते हैं यहाँ पे कितने बने? 2 ATP बने या फिर 2 GTP बने, एक ही बात है। ठीक है। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा? फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड सक्सिनिक एसिड से जो फ्यूमरिक एसिड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसमें क्या होगा? 2 FADH बनेंगे। FADH फ्यूमरिक एसिड बन रहा है तो क्या बन रहा है? 2 FADH 2। फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड ऑक्सैलोएसिटिक। यहाँ पे भी क्या है? 2 NADH बन रहे हैं। तो क्रेब साइकिल में कितने NADH? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 NADH बने और 2 FADH बने। 6 NADH बने और 2 FADH बने और 2 GTP या ATP बने। एक ही बात है, ATP और GTP। तो क्रेब साइकिल में मेनली 6 NADH, 2 FADH और 2 ATP बने। और जो ग्लाइकोलिसिस थी उसमें कितने बने थे? ग्लाइकोलिसिस में बने थे 2 ATP बने थे और 2 NADH बने थे। ठीक है। अब जो ये क्रेब साइकिल है, ये जिसके जो NADH होते हैं, FADH होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये सारे किस में जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है? मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
उसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो ईटीसी होती है वो कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या बनते थे, NADH और FADH। ये दोनों कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब ये इनर मेम्ब्रेन में जो ईटीसी होती है यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे जाएंगे और इसके कारण H आयन इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ पे होएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। तो अब जो ईटीसी होता है वो मेनली 4 कॉम्प्लेक्स से बना होता है। ईटीसी में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स मेन होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है NADH कोई रिडक्टेज, और इसको दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो पहले कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, NADH जो होता है वो अपना H आयन होता है, वो कहाँ देगा, जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है FMN और FES का बना होता है। तो इसका जो नाम होता है कॉम्प्लेक्स का, क्या नाम होता है, NADH कोएंजाइम A रिडक्टेज। और जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है उसका नाम क्या होता है, सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। और इसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं, FADH से। और ये क्या होते हैं, कोएंजाइम Q, इसे यूबिक्विनोन Q भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। जो कोएंजाइम Q होता है ये कहाँ पे जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, उसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज। साइटोक्रोम रिडक्टेज किसका बना होता है, इसको बी, साइटोक्रोम B और C1 का, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC1। और ये फर्दर किस में जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होएगा, साइटोक्रोम C। ये भी बस एक कैरियर का काम करता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये किसका बना होता है, साइटोक्रोम A का बना होता है, A और साइटोक्रोम A3 और कॉपर के साथ। तो जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है उसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, ऑक्सीजन। ये होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ये तो क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से क्या निकला, NADH, और क्या निकला, FADH, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। ये कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में। ये सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बना देते हैं। ATPase कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पे होएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इसके 2 पार्ट होते हैं। जो ATPase कॉम्प्लेक्स होता है वो F0 और F1 कॉम्प्लेक्स का बना होता है। जो ATPase कॉम्प्लेक्स में जो F0 होता है वो इंटर मेम्ब्रेन, वो कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन। F0 कॉम्प्लेक्स होता है इनर मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जो F1 पार्ट होता है वो कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। और जो हाइड्रोजन आयन कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे थ्रू ATPase कॉम्प्लेक्स। और जो F0 और F1 कॉम्प्लेक्स होते हैं ये दोनों ATPase कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इससे कारण जब ये हाइड्रोजन मूव करेंगे तब ATP रिलीज होगी, ATP बनेगा। तो टोटल एक NADH से कितनी ATP बनती है, 2.5 ATP। पहले ये कहते थे कि एक NADH से 3 ATP बनती है, पर नई जो स्टडी है उसमें पता लगा कि एक NADH से 2.5 ATP बनती है। और एक FADH से कितनी ATP बनती है, 1.5 ATP। तो जो ATP बनती है NADH और FADH से, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ATP बनी है FADH NADH से, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, राइलेशन। तो टोटल जो ग्लाइकोलिसिस की थी अपन ने, ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने थे, 2 ATP बने थे और 2 NADH बने थे। तो 2 NADH कितने बनाएंगे ATP, एक NADH कितने बने, 2.5 ATP। नई स्टडी के हिसाब से, पुरानी स्टडी के हिसाब से कितना था, एक NADH 3 ATP बनाता था। पर अब क्या है, नई स्टडी के हिसाब से एक NADH 2.5 ATP बनाता है। तो 2 NADH कितने बनाएंगे, 5 ATP। तो टोटल ATP कितने हो गए, 2 ATP है, 5 ATP है, 7 ATP कहाँ पे बने, ग्लाइकोलिसिस में। क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं।
क्रैब्स साइकिल में टोटल 2 ATP बने थे, 2 FADH बने थे और 6 NADH बने थे। तो 2 ATP तो 2 ATP यहाँ हो गए, और 2 FADH कितने बनाएंगे? 3 ATP। ये देखो ना, एक FADH 1.5 ATP बनाता था, तो 2 कितने बनाएंगे? 3 ATP। 6 कितने बनाएंगे? 1 बनाता है 2.5, तो 6 कितने बनाएंगे? 2.5 इंटू 6, 2.5 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 15 ATP। तो टोटल ATP कितने बने? 2, 5 और 15, 20 ATP। और जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोए में, और इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं स्टेप को, PDH की मदद से, तो यहाँ पे भी 2 ADP 2 NADH बने थे। तो जो 2 NADH वो कितने ATP देंगे? 5 ATP। 5 ATP यहाँ से आए, 20 ATP यहाँ से आए, 7 ATP यहाँ से। टोटल कितने बने? 32 ATP बने एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद क्रैब्स साइकिल में कन्वर्ट, उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पास हुआ, उसके बाद जो एसिटाइल कोए वो क्रैब्स साइकिल में आया। तो टोटल ये ज़्यादा सारे स्टेप मिला के कितने ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? 32 ATP बनते हैं। अब बात करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। एम्फीबोलिक पाथवे ये होता है कि क्रैब्स साइकिल, मेनली जो क्रैब्स साइकिल होती है, अपन ने ये पढ़ा था कि उसमें जो कैटाबोलिक पाथवे है, इसमें सबस्ट्रेट का टूटता है कैटाबोलिक, पर ये एनाबोलिक पाथवे भी होता है। एनाबोलिक कैसे होता है? ये एनाबोलिक इसलिए होता है जो सक्सिनाइल कोए है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये वापस कन्वर्ट किसमें हो सकते हैं? ये प्रोटीन में, अमाइनो एसिड में। तो बोथ कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक पाथवे को हम क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये क्रैब्स साइकिल क्या? एम्फीबोलिक पाथवे है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्विशेंट की। रेस्पिरेटरी क्विशेंट क्या होता है? वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। तो रेस्पिरेटरी जो क्विशेंट होता है वो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट है एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो RQ क्या होएगा इसका? 1।